में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत हमने जो की थी वन डे बिफोर इंग्लिश 12th क्लास के, और उसमें 100% क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने अपने वीडियो में स्टेंजा और यहाँ तक के एक्सट्रैक्ट भी वही थे। और आज मैं लास्ट ये इकोनॉमिक्स का वीडियो जो है, ये 12th क्लास इकोनॉमिक्स का, इसकी जो कोशिश है मेरी कि 101% ऐसा ही रहेगा। 10th क्लास के पांचों सब्जेक्ट के वीडियो 101%, 80% का अब तक स्ट्राइक रेट रहा है। ये क्विक रिवीजन के तौर पे मैं बनाता आया हूँ, और शुरुआत से ही मेरी कोशिश है कि आपके 1 घंटे में फुल किताब की आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। आज मेरी कोशिश यही, अभी मेरे पास हिंदी मीडियम का हालांकि ये सपोर्ट मटेरियल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और 99% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कल आपको एग्जाम में ये मिलने वाला है। वन डे बिफोर का मकसद यही है, आपका क्विक रिवीजन। जैसा कि आपको पता है, पहले तो हम इस एग्जाम के लिए कुछ एग्जाम टिप्स और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा आपको देखना है कि कौन से पेपर का अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कैसे करना है। जैसे इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड, वर्ड लिमिट, ये सब बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्या आने हैं, 1 मार्क्स के आने हैं, है ना। उधर दूसरी तरफ हमारे जो है 18 to 27 जो है 1 मार्क्स के आने हैं, 18 to 27, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट 1 में भी होने हैं 10, पार्ट 2 में भी, यानी कि टोटल 20 होने हैं। उधर से फिर हमारे पास 11 and 12, क्वेश्चन नंबर 11 12, और फिर इधर हमारे पास जो है 28 and 29, ये दो क्वेश्चन क्या होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि 60 to 80 वर्ड्स के होते हैं ये, ठीक है। और ये हमारे होते हैं 80 to 100, और ये होते हैं 100 to 150 वर्ड्स। तो ध्यान दीजिए कि 33 to 34 ये जो दो क्वेश्चन ये हो गए, 16 17 ये दो हो गए, यानी कि 4 क्वेश्चंस तो हमारे पास ये हो गए 6 मार्क्स के, है ना। 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, ये 4 मार्क्स के हमारे पास 3 and 3 6 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही करना है। और ये हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर वाले, और ये जो है ऑलरेडी जो है 2 and 2 4 क्वेश्चंस है। तो देखा जाए तो 14 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चंस हमारे पास है लिखने का। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करूं तो मैं पार्ट 1 से अगर शुरुआत करता हूं, पार्ट 1 हमारे पास जो है उसमें अगर शुरुआत करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, केवल आंसर, है ना। इसका आंसर ए, इसका दूसरे का बी, है ना, किसी का तीसरे का मान लो डी, तो ऐसे लिख दिया। पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, हर एग्जाम में मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही आपको करके क्वेश्चन नंबर 11 12 दो क्वेश्चन है, दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा एक पेज पे 2 हिस्से में आधा आधा करके आप जैसे 2-3 लाइन छोड़ कर रखिए आंसर को लिखते वक्त। उसके बाद 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी एक पेज पे आप 2-2 क्वेश्चन करेंगे तो सफिशिएंट है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को पूरे एक पेज पे करना है आपको, है ना, बिल्कुल जहां खत्म हो जाए वहां। उसके बाद पार्ट बी चालू करेंगे आप। पार्ट बी में भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर लाइन से लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 13 की जगह वहां 28 29 है, उसको एक पेज में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा वो नंबर डाल दीजिए और छोड़ दीजिए उसके नीचे वो, क्योंकि आपको पता है कि हमें वर्ड लिमिट को क्रॉस भी नहीं करना है, तो 60 to 80 वर्ड्स में हमें करना है, तो मोस्टली हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, मान लेते हैं 5th का ये है, ए है, डी है, या रीजनिंग का कुछ भी छूटा हुआ है ना, जो आपको एजर्सन एंड उसका है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें समझना नहीं है कि बहुत आसानी से जो क्वेश्चन यहाँ मिसिंग होगा, वो मान लेते हैं आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा है, तो लास्ट में पेपर एंड होने से पहले उसमें कुछ ना कुछ लिख दीजिए, जो भी तुक्का लगाना है लगाइए, हो सकता है वो आपका सही हो जाए। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास 14 क्वेश्चंस है। अगर हम एक एक क्वेश्चन पे जैसे कि ये 4 क्वेश्चंस है, अगर हम इसको 10-10 मिनट्स का टाइम भी लेकर चलते हैं तो 40 मिनट्स हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 40 40 एंड 40 3 में अगर आप हम करते हैं ऐसे, तो हमारे पास जो देखिए 40 एंड 40, इसको आप पूरे को पूरे मिलाकर 50 मिनट्स में दोनों हिस्सा ये कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके 50 मिनट्स में हो जाएंगे, और 40 मिनट 90 मिनट्स हो गए। और 90 मिनट्स के बाद आप 10 मिनट्स इधर एक्स्ट्रा कर लीजिए, 10 मिनट्स इधर एक्स्ट्रा कर लीजिए, यानी कि 50 मिनट और ये 150 लगभग आपका 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ये 20 जो क्वेश्चंस है आपके 1 मार्क्स के, इसके लिए आप 30 मिनट्स
समझ लीजिए कि आपका शुरुआत का जो 15 मिनट्स उसको यूटिलाइज करना है। जो आंसर आपको समझ में आ रहा है, जो कुछ लग रहा है, आप उसको वहां पे पॉइंट आउट कर देंगे। अब मेरी कोशिश तो ये है कि पूरे के पूरे जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अभी कोशिश की है कि एक पूरा का पूरा आपका रिवीजन कराने की। तो चैप्टर 1 से अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी अंतिम तक। तो देखिए मेन पॉइंट्स को मैं बोलता हुआ चला जाऊंगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहें कि बाय द वे कोई दिक्कत हो तो आप उसको नोट करते रहें, है ना, ये क्योंकि क्विक रिवीजन है। सबसे पहले उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, इसमें आता है क्वेश्चन में कि ये कौन से कंज्यूमर गुड्स है, कौन से आपके जो है कैपिटल गुड्स है। मशीनें वगैरह कैपिटल गुड्स में हो गई। कंज्यूमर गुड्स हमारे जो आम चीज़ों में जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है, ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। इसके बाद इसमें एक अंतिम वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तु है, यानी कि जो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों में डिफरेंस होता है। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हमारी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नीड्स को पूरा कर रहे हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन के दौरान रॉ मटेरियल यूज होती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं और पुनः बिक्री के लिए प्रस्तुत कर दी जाती हैं, यानी कि इट इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लूज देयर आइडेंटिटी एंड रेडी फॉर रीसेल। एज फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन। बिस्किट कंपनी के लिए क्या हो गया, आटा है, चीनी है, ये सब है। तो इसमें एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बनते हैं इसके। इसके बाद देखिए डेप्रिशिएशन है और कैपिटल लॉस है। दोनों चीजों को समझिए। डेप्रिशिएशन क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर है ना, सामान्य टूट फूट को, और जो प्रत्याशित प्रचलन है, हमें पता है ऑलरेडी कि अगर मैंने आज कोई एक टैब लिया है तो उसकी कीमत 5 साल के बाद, 2 साल के बाद अपने आप उसकी कम हो जाएगी। एक गाड़ी है उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन कहते हैं। और कैपिटल लॉस जैसे कि अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कि बाढ़ से, भूकंप से और कई चीज़ों के कारण कोई चीज़ों की लॉस होती है, उसको हम पूंजीगत हानि कहते हैं, है ना। अब देखिए आय का चक्रीय प्रवाह, ये समझ जाइए। आय का चक्रीय प्रवाह 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए एक तरफ आपके पास हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ आपके पास फर्म है ना। हिंदी में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हाउस होल्ड यानी कि परिवार है ना। और देखिए ये इधर और ये इधर, कैसे इन्होंने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। बदले में इनको क्या मिला, इसके बदले में लगान, किराया, ब्याज व लाभ। देखिए इन्होंने दिया भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, मिला क्या, लगान, किराया, ब्याज, लाभ, है ना, प्रॉफिट, रॉयल्टी, है ना, रेंट और जो इंटरेस्ट है। दूसरी बात, जो पैसा इनको मिला उसी पैसे को इन्होंने किस पे खर्च किया है, इन्होंने खर्च किया है वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पे, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में। तो बदले में इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल बना, तो इन्होंने जो गुड्स बनाए हैं, प्रोडक्शन जो बनाया है, वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ। तो एक तरफ ये जो हो रहा है इसको रियल फ्लो कहेंगे हम, वास्तविक प्रवाह, और ये जो दूसरा हो रहा है मौद्रिक प्रवाह है ना, यानी कि मॉनेटरी फ्लो। तो समझ जाइए, लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरी कोशिश है कि 45 मिनट में कोशिश करता हूं मैं कि पूरे के पूरे आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा दूं। तो एक तरफ आपका रियल फ्लो हुआ, उसका जस्ट अपोजिट मॉनेटरी फ्लो हुआ। वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं सेवाओं का है, इधर से साधन है, साधन किसने प्रोवाइड किया है, फर्म ने किया है। बीच में अगर हम चाहें तो कैपिटल मार्केट हो जाएगा। कैपिटल मार्केट में जैसे इन्होंने पैसा बैंक को दिया, कुछ इन्होंने लोन ले लिया, ऐसे फर्म ने भी पैसा सेविंग की और कुछ इन्होंने लोन ले लिया। इसी पे जो है, इससे ज्यादा इस पे वो नहीं है। तो अब देखिए इसके अलावा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह के बाद अब आपके पास जो है 2 चीजें हैं, इंजेक्शन एंड लीकेज, है ना। जैसे कि इसी के अंदर अगर मान लेते हैं कि सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो इकोनॉमी में क्या आएगा, पैसा आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि जैसे शरण नहीं, भरण, है ना। और जो दूसरा है लीकेज, लीक होना यानी कि किसी चीज का गिरना, तो उसको कहते हैं शरण, ठीक है, हिंदी में। तो याद रखिएगा, मैं दोनों ही मीडियम में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बच्चे ऐसे ना हो जिसको कोई चीज ना समझ में आए। अब स्टॉक एंड प्रवाह, ये समझिए कि स्टॉक क्या होता है कि जो समय बिंदु पे यानी कि टाइम पॉइंट पे मापा जाता है। जैसे कि कितना स्टॉक कोई पूछता है तो आप क्या कहते हैं, मेरे पास इतना माल है अभी, है ना। तो ये क्या है, स्टॉक है ना। जैसे नेशनल कैपिटल स्टॉक है, कोई पूछे तो पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया जाएगा आपकी कितनी संपत्ति है, ये स्टॉक है। जबकि प्रवाह क्या है, जिसको हम टाइम पीरियड में मापते हैं। टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि में मापा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, कोई किसी से आय पूछेगा तो मंथली बताएगा, एनुअल बताएगा, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं,
फ्लो कहते हैं। पानी की टंकी में जो पानी है वो क्या है, स्टॉक है, और जो बहा दो उसको तो वो क्या है, फ्लो है। ठीक है, इसके बाद जो है यानी कि कोई भी चीज को आपको समझना है, 1 मार्क्स पे क्वेश्चन में आ जाता है तो आप समझ जाइए, अगर उसको हम टाइम पीरियड में माप रहे हैं तो वो फ्लो है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, सामान्य निवासी, है ना, नॉर्मल रेसिडेंट। 101% नॉर्मल रेसिडेंट वो होते हैं जो 1 वर्ष से ज्यादा किसी देश में रहते हैं और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में यानी कि आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित होता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति भारतीय है, बेशक कुछ समय के लिए बाहर भी चला गया है, कोई स्टूडेंट है विदेशों में चला गया है, वहां रह रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में है, तो वो भारत का सामान्य निवासी है। इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, जहां कहीं काम कर रहे हो, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो, वो कौन है, वो भारत के सामान्य निवासी है। वैसे ही अगर कोई अमेरिकी एम्बेसी में वहां का आदमी यहाँ काम कर रहा है तो वो वहां का सामान्य निवासी है ना, यहाँ का नहीं है वो। ठीक है, तो ये चीज समझना है। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कहाँ का सामान्य निवासी है, किसकी आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, किसकी नहीं होगी। तो राष्ट्रीय आय में उसकी शामिल होती है जो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि सामान्य निवासी होते हैं। अब देखिए नेशनल इनकम में और क्या शामिल होती है, जिसको हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं, है ना, साधन भुगतान, जो हस्तांतरण भुगतान है जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है और भी कई चीजें हैं, स्कॉलरशिप है, जिसमें एक की आय से आया दूसरे में चला गया, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, है ना। इसके भी 2 फैक्टर हैं, चालू हस्तांतरण और पूंजीगत हस्तांतरण, यानी कि एक को हम कहते हैं करंट ट्रांसफर पेमेंट्स और एक दूसरा कहते हैं वो कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट। करंट ट्रांसफर पेमेंट से एक की आय से दूसरे में चला गया, जैसे कि मैंने कहा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। जबकि दूसरा क्या होता है कि जो दूसरा होता है जिसको एक की लंबे आय से किसी को मकान का मुआवजा देना है, तो मकान का जो मुआवजा दिया जा रहा है वो लंबे सेविंग्स में से दिया जा रहा है, तो वो लंबे सेविंग्स में से दिया जा रहा है वो क्या है, कैपिटल पेमेंट्स है, ना कि वो मतलब कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट्स है। अब इसके बाद एक कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये ध्यान रखिएगा कि रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो होते हैं ये निकालना है। इसमें क्या है, मजदूरी और वेतन है ना, यानी कि सैलरी एंड वेजेस 2 चीजें, और साथ में मालिकों का सामाजिक सुरक्षा अनुदान, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, वर्ड याद रखें, एम्प्लॉयर्स ना कि एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों ने खुद अपने सेवा निधि में कोई पैसे दिए हैं तो वो उसके कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं है, लेकिन जो मालिक ने दिया है वो शामिल होगा। तो ये ध्यान रखें कि कई बार क्वेश्चन में एक नंबर के 10 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। 2 और 3 और 4 मार्क्स के तो क्वेश्चन ही क्या है, गिनती के 2 और 3 है और दूसरा 1 2 है, यानी कि एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन ही आने। अब उसी 7 क्वेश्चन में आपकी सारी विद्वता चेक कर लेनी उन्होंने, तो सारा का सारा मान कर चलो आप 1 नंबर में उन्होंने आपके टिपिकल क्वेश्चंस देंगे ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो देख पाए। तो इसीलिए जो है इसके बाद है परिचालन अधिशेष, जिसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है कि लगान, किराया, ब्याज और लाभ, है ना, यानी कि जो प्रॉपर्टी है एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम, यानी कि याद रखिए संपत्ति व उद्यम वृद्धि से आय को हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे रॉयल्टी है ना, कॉपीराइट है, प्रॉफिट है ना। अब प्रॉफिट में भी एक चीज ध्यान रखिए कि प्रॉफिट के अंदर कई बार प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं, है ना, लाभ के। एक तो प्रॉफिट टैक्स है जिसको लाभ कर कहते हैं, दूसरा हम उसको कहते हैं लाभांश कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, एक तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको हम कहते हैं अवितरित लाभ। ये बिल्कुल लिख लीजिए क्वेश्चन अभी माइंड में और कॉपी पे भी नोट डाउन कर लीजिए कि जब लाभ और लाभांश दोनों दे दिया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो टफ टॉपिक है उसको मैं 101% एक्सप्लेन भी करूं। तो जो लाभ के साथ लाभांश दिया है तो लाभांश शामिल नहीं होगा, क्योंकि लाभ तो ऑलरेडी एक हिस्सा है किसका, वो आपके उसका प्रचालन अधिशेष का। तो लाभ अगर हमने ले लिया तो लाभांश भी ले लिया, तो यानी कि जो है प्रॉफिट ले लिया तो प्रॉफिट के साथ हमने वो भी ले लिया लाभांश भी, यानी कि डिविडेंड भी। तो इसलिए समझिए इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आप क्वेश्चंस में दोहरी गणना की समस्या है जिसको हम डबल काउंटिंग कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय की गणना में एक ही मद का 2 या 2 से अधिक बार गिना जाना दोहरी गणना की समस्या कहलाती है। यानी कि वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम वन जो कंपोनेंट इज काउंटेड एज ट्वाइस 2 times और मोर देन 2 times, इट इज नोन एज डबल काउंटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि बिस्किट की कंपनी ने
आटे का वो कर लिया है ना, और आटे की कंपनी को भी जो है उसने आटे की कीमत ले ली, किसान ने गन्ने उसके गेहूं की ले ली, तो गेहूं की कीमत तो 3 बार काउंट हो गया। उसके बाद चाय, अगर वो टी स्टॉल वाला है तो वो चाय और बिस्किट वगैरह दे रहे, तो अंतिम में जो कंज्यूमर के पास जो चीजें आ रही हैं उसी को हम इसको यूज करते हैं नेशनल इनकम में, यानी कि डबल काउंटिंग से बचने के लिए। क्वेश्चन आता है क्या क्या उपाय किया जाता है, तो एक तो है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है मूल्य वृद्धि विधि से हम दोहरी गणना की समस्या का हल करते हैं। और दूसरा है फाइनल कंजम्पशन मेथड, यानी कि अंतिम उपभोग जो है उसको केवल काउंट किया जाता है ना। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि हम इस दोहरी गणना की समस्या से बच जाते हैं। अब देखिए इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का बनता है, वो ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, इनकम मेथड या तो एक्सपेंडिचर मेथड और या तो आपके प्रोडक्शन मेथड। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम मेथड है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ तीनों के बारे में ही। इनकम मेथड में क्या है कि हम सबसे पहले प्राइमरी सब में एक्चुअली जो प्रोडक्शन मेथड है उसमें भी सब में ये होता है कि अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बांट देते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर हो गए। हमने ये एक्स्ट्रा अगर इनकम मेथड में लिखा है तो इनकम को हम काम से आए, संपत्ति और उद्यम रीति से आए और स्वनियोजन से आए, यानी कि इनकम फ्रॉम वर्क, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। तीनों में हम ले लेते हैं। वो क्या हुआ, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, तीनों को जोड़ेंगे हमारा क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। याद रखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं घरेलू आय, है ना। तो एनडीपीएफसी में हम एनपीआर जोड़ेंगे, यानी कि शुद्ध विदेशी साधन है, तो हमारा क्या आएगा, राष्ट्रीय आएगा। एक्चुअली अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप मेरे 2 वीडियो जरूर देखेंगे, जो अभी मैंने 2 दिन में ही अपलोड किया है। 10th क्लास का आपको पता है कि 2 वीडियो से ही 101% पेपर आए, जबकि बहुत बच्चों ने सेकंड वीडियो नहीं देखा, पार्ट 2, जबकि आपको देखना चाहिए, दोनों ही वीडियो देखिए। और तीसरा ये मात्र 3 घंटे अगर मैं आपका लेकर पूरा 100% पेपर करा रहा हूँ तो इससे ज़्यादा आपका फास्ट नहीं हो सकता है, तो आपको इतनी तो मेहनत करनी चाहिए। और बहुत जगह हम बहुत स्लो चल रहे होते हैं वीडियो, वहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं। 100% सफिशिएंट है मेरे वीडियोज आपके मार्क्स के लिए। अभी तक 80%, अगर मैं मिनिमम कह रहा हूँ 80% का स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये मानकर चलिए कि वीडियो ने मेरी कितनी हेल्प की होगी। और खासकर 10th और 12th के जो इंग्लिश का पेपर है, आप उसको आज भी मिला सकते हैं जो बच्चे हैं, है ना। अब देखिए, तो इनकम मेथड में हमने क्या किया, ये निकाला, और ऐसे ही जब उसमें आ जाता है फिर सावधानियां भी, यानी कि अगर केवल आपने स्टेप्स लिखने हैं, प्रथम स्टेप आपने क्या किया, इसको बांटा। अगर कोई उत्पादन विधि की बात कर रहा है तो प्रथम स्टेप में आपने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बांटा। प्राइमरी में क्या होगा, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में क्या होगा, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी में क्या होगा, सर्विस सेक्टर। तीनों के आप क्या करेंगे, आप पहले लेंगे प्रोडक्शन की कॉस्ट। प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, पी इंटू क्यू प्लस चेंज इन स्टॉक, याद रखिएगा बिल्कुल, पी इंटू क्यू प्लस चेंज इन स्टॉक। और माइनस क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि मध्यवर्ती उपभोग हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, नेट वैल्यू एडेड, है ना, जीवी आएगा पहले, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी को हम कहेंगे जीडीपी, जितनी ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है वही जीडीपी है। उसके बाद हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, जीडीपी अगर हमने ले लिया है तो जीडीपी में से हम माइनस करेंगे, जी से इधर आने के लिए हमने किया डेप्रिशिएशन, है ना, एमपी, ये है एमपी, जीडीपी एमपी आएगा, तो एफसी पे एनआईटी और एनफिया को जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरीके से होगा, लिखूंगा तो मैं काफी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं लिखने की कोशिश कम करूंगा, है ना, क्योंकि आप उसके लिए मैंने कहा ना दोनों वीडियोस आप देखिए, नहीं तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसके बाद एक और जो है वो इसके जो व्यय विधि है, व्यय विधि में एक्सपेंडिचर, एक चीज छूट रहा था, देखिए कि राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन, घरेलू आय का डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन। तो देखिए नेशनल इनकम क्या है, किसी देश के एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थों सेवाओं का इनकम राष्ट्रीय आय कहलाता है, का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। उसमें शुद्ध विदेशी साधन है शामिल होता है, या सामान्य अर्थ में आय विधि से हम कहें तो हमें करना क्या है, डेफिनेशन पहला काम, कि किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित शुद्ध साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ना, ऑफ वन फाइनेंस, किसी देश के, यानी कि इन वन फाइनेंशियल ईयर नेशनल इनकम इज इनकम एनकोर्ड बाय ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर।
दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी ही चीजें आपको करनी है। केवल डेफिनेशन अगर आपने किया, इसी के अंदर आपका जो है स्टेप हो जाता है और पेपर में आपको मिलेगा। 101% मैं कह रहा हूं कि आपको पेपर में मिलेगा। इसको अभी नहीं तो अभी भी मैंने बताया, उसको आप फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद व्यय विधि की इनकम में मैंने ऑलरेडी बताया कि न्यूमेरिकल आता है। अब उसमें मैंने क्या क्या कहा था, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। अब सकल घरेलू पूंजी में इंग्लिश में बोल दूं मैं कि नेट फाइनल कंजम्पशन, नेट जो है आपका क्या कह रहा था मैं, फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, है ना। तो मेन फाइनल कंजम्पशन वर्ड से हम समझ जाते हैं, है ना, कि ये जो फाइनल कंजम्पशन है किसकी है, प्राइवेट की है और उसके बाद गवर्नमेंट की है। इसके बाद आता है कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन में यही ग्रॉस वर्ड लगा है, ग्रॉस लगा है तो वो होगा निकलेगा जीडीपी। ग्रॉस की जगह कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं नेट, तो आप समझिए एनडीपी निकलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है। मैंने पिछले वीडियो में शॉर्टकट भी बताए हैं, वो आप देख लीजिएगा, जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी पे लाने का तरीका, तो आप वहां से देखेंगे, आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 के वीडियो में है। तो ऐसे में जैसे ही, और दूसरा आपको क्या करते हो कि वर्ड, अचल वर्ड हटा देते हैं, फिक्स्ड, जैसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड लगा है इसका मतलब चेंज इन स्टॉक भी आएगा। अगर फिक्स्ड नहीं लगा है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, फिक्स्ड वर्ड हटा देते हैं और साथ में चेंज इन स्टॉक भी दे देते हैं। हम 5 घटक आंख बंद करके बच्चे लिख देते हैं और ये भी कर देते हैं कि चेंज इन स्टॉक जोड़ देते हैं। आंसर उनका गलत हो जाता है, फिर मैच नहीं करता इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, फिर बार बार कैलकुलेट करते रहते। तो ध्यान दीजिए, मैंने जो जो चीजें कही वो प्रिकॉशंस है। राष्ट्रीय आय की गणना में और क्या ध्यान रखते हैं, जैसे कि 2 नंबर की कमाई शामिल नहीं किया जाता है ना। कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया में आके काम कर रहा है, यहाँ की इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है ना, विदेशों में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो देश की आय है। अब उस पर लॉजिक भी आता है, तो वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय विदेशों में जाके काम कर रहा है, अपनी फैमिली को दे रहा है, तो वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा है। अगर हमारे एम्बेसी में काम जो कर रहे हैं वो हमारे घरेलू आय का हिस्सा है, क्योंकि वो ऑलरेडी डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट अबाउट ओनली confined with the geographical territory, it also includes about आर्मी जो वेसल्स है, एम्बेसीज है ना, जो हमारे जो वायु सीमा है, जल सीमा है ना, जो एयर टेरिटरी है, सब शामिल हो जाता है। तो इसलिए इसको समझिए। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी कीमत सूचकांक पे। तो अब समझ जाइएगा बिल्कुल शॉर्टकट में, और मैंने कहा ना कि डेप्थ में ना करके इसका फॉर्मूला, वास्तविक जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, रियल जीडीपी, जो मॉनिटरी है, नॉमिनल जीडीपी जिसको हम कहते हैं, वो बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ज्यादा डिटेल में 1-2 न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं, वो उस वीडियो में देखिएगा। केवल क्वेश्चन में नीचे क्या आता है, नीचे आता है प्राइस इंडेक्स। अगर यही प्राइस इंडेक्स को अगर हम इधर कर दें, जैसे कि रियल जीडीपी है, जीडीपी है, और यहां पे नॉमिनल है, बाय प्राइस इंडेक्स है, तो ये अगर हम यहां लाएंगे गुणा में 100 है, तो ये यहां लाएंगे तो ये भी हो जाएगा नॉमिनल बटे में रियल जीडीपी इनटू 100, तो ये बराबर हमारा निकल जाएगा प्राइस इंडेक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद इसके अंदर कोई और भी क्वेश्चन, जैसे कि 100 काबिज मकान का आरोपित किराया, यानी कि जो व्यक्ति सेल्फ खुद मकान में रह रहा है, वो भी हम मान लेते हैं कि वो नेशनल इनकम का हिस्सा है, ठीक है ना। तो मतलब उस व्यक्ति की आय में हम शामिल करते हैं। ये सब गैर निवासी भारतीयों द्वारा भारत में स्थित इनके परिवारों को भेजी गई राशि, ये मैंने बताया भी था, इन्होंने हस्तांतरण भुगतान दिया है, जबकि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होगा। कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन है, बाहर काम कर रहा है, तो हमारे देश का एम्प्लॉय जो है वहां काम कर रहा है। नेट फिया जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के घटक हैं, जिसमें रिटेन अर्निंग्स जो होते हैं हमारे और उनके होते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। ऐसे हम जो है ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस करते हैं, हमारा अलग है उनका अलग है, ऐसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक करते हैं, रिम्यूनरेशन ऑफ इनकम करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला ये आपका जो चैप्टर था, ये 10 मार्क्स का चैप्टर था, ये है ना, पहले वाला। और ये मैंने कहा ना, पहला और तीसरा
10 और 12 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, इसलिए इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बता ही दिया है, नेशनल इनकम और उसका जो है निकालने का तरीका, स्टेप्स बताइए, और न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है ना। तो एक 3 नंबर में होगा, तो ये दूसरा एक 3 नंबर के साथ अटैच होकर लॉन्ग में होगा। अब देखिए लॉन्ग में हालांकि दूसरे क्वेश्चन की मैंने एजम्पशन की है, तो इसलिए मैं उसको आगे अब बता रहा हूँ। और एक दो चीज आप ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में, जो मैंने अभी बताए हैं शॉर्टकट्स, वो फिर से नोट कर ले, चौथी बार अभी मैं 2 दिन के अंदर बता रहा हूँ। लाभ और लाभांश में कंफ्यूज किया जाता है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट में। दूसरा है टू, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जगह फ्रॉम लिख देते हैं या टू लिख देते हैं, है ना, तो वो भी ध्यान रखिए। टू है तो विदेशों को दिया गया है, और फ्रॉम है तो विदेशों से लिया गया है, दोनों का अंतर है तो नेट है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है। सकल और न्यूअल में कंफ्यूज किया जाता है, सकल यानी कि ग्रॉस और नेट, ग्रॉस की जगह नेट दे दिया तो समझ जाइए डेप्रिशिएशन ऑलरेडी माइनस कर दिया है। आईटी और एनआईटी में कंफ्यूज किया जाता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स है तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे सब्सिडी, अगर हम माइनस करना है ब्रैकेट लेंगे तो सब्सिडी प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिटेन अर्निंग्स के कई नाम हैं, जैसे कि इसी को हम अवितरित लाभ कहते हैं, एनआईटी को हिंदी में अवितरित लाभ कहते हैं, और जो है एनआईटी को अवितरित लाभ नहीं, एनआईटी को हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता होता है। हिंदी और इंग्लिश में कई बार थोड़ी बहुत वर्ड की हालांकि कोई दिक्कत मुझे नहीं है, फिर भी कभी भी आपको लगे कहीं डाउट तो आप किताब जरूर देख लीजिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका मतलब जो है जो अवितरित लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसी को जो हम कहते हैं कई बार जो कॉर्पोरेट्स के द्वारा सेविंग का बचा लेना, है ना, कि बचते हो जाती है, गैर विभागीय उद्यमों की बचते, ठीक है। तो ये सब एक ही वर्ड के नाम है, जहां हिंदी में कंफ्यूज हो तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश वाले कंफ्यूज हो तो हिंदी देख लीजिए। अब देखिए इसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने बताया है, क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर था ये, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास मनी है एंड बैंकिंग है। मनी एंड बैंकिंग, मनी का एक तो डेफिनेशन हो गया, मनी के कार्य हो गए, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स थी, डबल कोइंसिडेंस। अब देखिए इसको थोड़ा सा लॉजिकल बना कर दे दिया जाता है कि ये वस्तु है, इसको यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, वैसे बेचेंगे, बेचने में दिक्कत आ रही है क्योंकि करेंसी नहीं है। तो करेंसी क्या करता है, डबल वांट्स जो है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये बुक है 12th की, और मैं चाहता हूं कि इस 12th की बुक को देकर मैं किसी से 9th की बुक ले लूं, है ना, या बीए की बुक ले लूं। अब पता चला उस पर बीए की बुक तो है लेकिन वो 12th की नहीं लेना चाहता, तो ये डबल कोइंसिडेंस हो गई, ठीक है। किसी पे कुछ और है, कोई और लेना चाहता है, तो वहां पे भी आपस में तो डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत आ जाएगी। तो इस समस्या को हम दूर करने के लिए क्या है, मुद्रा का वो होता है। मुद्रा क्या करता है, उसको संचय करता है ना। अब मुद्रा का संचय होता है, मुद्रा निर्माण जो है। अब साख सीजन क्या है, साख सीजन का मतलब ये है कि कभी भी, अब जैसे कि मुद्रा की जो पूर्ति है, इसके अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी, इसमें C+D दिया जाता है, हालांकि OD भी है ना, C जनता के पास जो है और D डिमांड ड्राफ्ट से है ना। तो इसमें जो है मांग जमाव को कहते हैं। तो ये 2 ही किताब में इसमें दिया है, मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है और जो बैंक है ना, वो साख का सीजन करते हैं, यानी कि क्रेडिट बनाते हैं। जैसे वो किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज का क्या करते हैं कि कर्ज का वो चेक देते हैं, और चेक को वो अपने डिपॉजिट दिखाते हैं, और उसका कई गुना कुछ हिस्सा रखकर वो दोबारा चेक दें। अगर 10% उनको CRR है, रोकना है, तो उतना रख के 90% जो बचा उसको फिर से टैक्स दे, मतलब वो लोन दे देंगे। फिर 90 का फिर वो 10% लेंगे, तो 9 हो गए, 81 रुपये फिर लोन दे देंगे, फिर 81 का 8.10, ऐसे करके, तो ऐसे करके वो कई गुना दे पाते हैं। तो ये जो है केंद्रीय बैंक क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। CRR बढ़ा देता है, SLR बढ़ा देता है, तो ये सब चीजें बढ़ा देता है ना, बैंक रेट बढ़ा देता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में रेपो रेट क्या है, कि ये समझिए कि जो केंद्रीय बैंक जो है लोन देता है जिस रेट पे, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और लोन कैसे देता है, वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स, कागज, बॉन्ड्स वगैरह थमाएगा, पैसे ले लेगा, और कई बार पैसे, कागज ले लेगा और पैसे दे देगा। इसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। तो ये जो है केंद्रीय बैंक कर रहा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है कि केंद्रीय बैंक
पैसे ले लेता है, बॉन्ड्स देकर पैसे ले लेता है, ये हुआ रिवर्स रेपो रेट। क्या किया, पैसे उसने ले लिया, तो पैसे ले लिया तो पैसे लेगा तो ब्याज देगा, तो जो रेट पे देगा वो रिवर्स रेपो रेट हो गया, ध्यान रखिएगा। ये दोनों शॉर्ट पीरियड होते हैं। दूसरी बात है कि जो केंद्रीय बैंक जब कर्ज देगा तो ब्याज लेगा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। इसके बाद SLR है। SLR से क्या है कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसको अपने पास रखना पड़ता है, उसको SLR कहते हैं। और CRR क्या होता है, कुछ हिस्सा जो होता है उसको क्या करता है, उसको रिजर्व करके केंद्रीय बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। ये सब माइनर डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होते हैं, 4 क्वेश्चन 4 लाइन दे देते हैं और पूछते हैं कौन सी बात गलत है इसमें या कौन सी बात सही है, तो ये ध्यान रखिए। बैंक रेट में क्या होता है, जिस रेट पे वो लंबी अवधि के लिए ऋण देता है वो बैंक रेट है। और ये हो गए आपके जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब इसके बाद ये इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। साख निर्माण में मुद्रा निर्माण, ये मुद्रा गुणक की परिभाषा कीजिए, है ना, ये क्वेश्चन है। तो कहा ना कि जब हम 1/CRR करके निकालते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा ADAS ये 12 नंबर का है। और ये ध्यान रखिए कि कुछ चीजों को जैसे कि APC प्लस APS क्या होता है, 1 होता है। APC क्या है, C/Y है, ये क्या है, S/Y है ना, C/Y है और वो S/Y है। तो ये अगर मैं इसको जैसे कि देखिए, एक व्यक्ति ने अपने इनकम को कहाँ खर्च किया, C+S पे किया, दोनों में Y हमने डिवाइड कर दिया, ये आय है। तो क्या हुआ, ये Y डिवाइड करते APC प्लस APS हो गया 1। अगर मैं यहीं पे डेल्टा वर्ड लगा दूं, डेल्टा C/डेल्टा हुए, तो क्या हो जाएगा, ये MPC हो जाएगा प्लस MPS बराबर हो जाएगा 1। ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा, इसका योग हमेशा 1 होता है, यानी कि किसी का भी मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम ही होगा, चाहे वो APC हो चाहे वो APS हो, है ना, चाहे वो MPC हो चाहे वो MPS हो, मैक्सिमम 1, उससे ज्यादा नहीं। तो ये समझिए, इसके बाद जो है 1/MPS, है ना, इसी में बना क्या, MPC। अब अगर ये 1/MPS है, K की वैल्यू जिसको हम K कीन्स के नाम पे है, निवेश गुणक, तो ये क्या होता है, K बराबर 1/1 - MPC हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कहता है कि MPC 0.25 है या 0.20 है, तो 1 में से 1 - 0.20 क्या होगा, ये 0.8, ठीक है। अब MPC ज्यादा होता है एक्चुअली, तो ये हो गया 0.2, तो ये ऐसे किया और ये हो गया 5, यानी कि K का मान 5 हो गया। अब कोई कहता है कि इस इकोनॉमी में 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी कि 800 करोड़ रुपए ये दिया हुआ है कि क्या क्या है, डेल्टा Y, इसी का एक दूसरा फार्मूला है डेल्टा Y/डेल्टा I, है ना। तो अब बताना है, ये बताना है कि कितना चेंज आएगा। तो हमने तो ये निकाल लिया, 5 आ गया है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5, समझिएगा, थोड़ी जल्दी बताने के चक्कर में ये हो गया है, तो ये निकालना है। तो ये 800 × 5, यानी कि ये 5 निकल जाता है, 1/MPS से निकलेगा, या MPS नहीं, MPC दिया है तो ये निकल जाएगा, है ना। इसको हम करके K की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 × 4000 करोड़ रुपीस, है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। 101% एग्जाम में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे। अब दूसरी चीज एक और मैं बता दूं कि नेशनल इनकम का, जैसे कि जब भी हम AD, ये समझिए, ये तो 45 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, यहाँ पे मान लेते हैं AD है, AS है ना, जो भी है, यहाँ पे हमारा जो नेशनल इनकम है, इनकम का है। अब जितना एक्सपेंडिचर ये हो रहा है वो तो सब बराबर ही हो रहा है, ये ऐसे बता रहा हूं। लेकिन अब जो है AD ये है, 45 डिग्री होने का कारण बताया गया कि जितनी इनकम है, जितने कंजम्पशन है ना, वो सब हर पॉइंट पे बराबर होते हैं, है ना, ADAS के। इसीलिए इसको हम एक्सपेंडिचर उतना ही होगा जितने की आय होगी, तो ये बराबर होगा। तो ये देखिए, ये 45 डिग्री है। अब ये समझिए, ये AD है, ये AS है। ये अगर मैं C का भी ग्राफ बनाऊं तो C ये है, ठीक है, और इसी को हिसाब से I ये है, तो ये बन गया क्या, AD। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट है,
ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। कीन्स ने इसी को कहा था वर्ड कि व्हेन एडी इक्वल्स टू एएस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार देने वाली सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, उसे हम राष्ट्रीय आय का संतुलन कहते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्य बिंदु कहते हैं। यानी कि इसके पहले क्या होगा, इसके पहले एएस ज्यादा है, कम है, एडी ज्यादा है तो ये बढ़ेगा। कब यहाँ एडी ज्यादा है, एएस कम है ना, इस पॉइंट पे तो ऐसे ऐसे डिफरेंस है ना, मिला जुला कर हम देखेंगे तो अंत में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अब ये ध्यान रखें कि जब भी हम ये चीजें कर रहे होते हैं तो इसको करते वक्त बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल। अब मैं इसको ग्राफ को हटा, अगर मैं एस का ग्राफ बनाऊं तो एस यहां से नीचे इस लाइन के पैरेलल ले लीजिए आप, देखिए ये ले लिया एस, जहां पे एडी बराबर एएस होगा तो इसका मतलब क्या है, सी प्लस आई बराबर सी प्लस एस होगा। तो सी से सी कटा, आई बराबर एस होगा। देखिए आई बराबर एस यहां आ रहा हमारा, ये आई का आएगा, है ना। देखिए सी सी कैंसिल हो जाएगा, सी के ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसका ग्राफ यहाँ कहीं और ये कटेगा, है ना, ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर। तो अब जरा मैं ग्राफ को सिंपल कर दूं, ये मैंने ज्यादा बताने के चक्कर में ऐसे कर दिया, तो बिल्कुल देखिए आपको बता रहा हूं ट्रिक कैसे, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोई कहे अधिमांग, 99% कल आपके पेपर में मिलेगा, अधिमांग यानी कि एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड है तो ये लाइन ऊपर डॉटेड ले लीजिए, पहले तो ये था ही था, ये लाइन डॉटेड, ये है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीति अंतराल। अगर कोई कहे कि डेफिसिट डिमांड तो उसकी लाइन, यही लाइन नीचे ले लीजिए, और ये ऐसे हो गया, ये डेफिसिट डिमांड, इससे बना अस्फीति अंतराल। अब इसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको पेपर में, मिलेगा ये कि इससे सॉल्व करने के लिए क्या उपाय है। तो ध्यान रखिए, जब भी इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो उसके लिए मौद्रिक नीति, राजस्व नीति और दूसरी है मौद्रिक नीति, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व व्यय नीति है ये सरकार की। तो अब ध्यान रखिए, साख को घटाने की कोशिश होती है। इतना मेरे एक शॉर्टकट को ध्यान में रखेंगे कि जब महंगाई बढ़ रही है तो सरकार क्या चाहेगी, कि सरकार चाहेगी लोगों की इनकम कम कर दो ताकि महंगाई अपने आप काबू हो जाए, लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, सरकार अपने इनकम बढ़ाएगी, यानी कि टैक्स बढ़ा देगी, अपने एक्सपेंडिचर घटा देगी। क्लियर। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर सब कुछ बढ़ा दिया जाएगा। अब ध्यान रखिए, अधिमांग है तो सब कुछ बढ़ा दिया जाएगा, जो दूसरा है जिसको हम अल्प मांग कहते हैं तो सब कुछ घटा दिया जाएगा। 99% पेपर में आपको मिल सकता है, 101% मिलेगा कि इसको सॉल्व करने की आप कोई सरकार के, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, उसमें सरकार क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में प्रतिभूतियों को बेच देती है, तो बेचेगी और क्या करेगी, पैसे ले लेगी, तो मार्केट से पैसा अंदर गया। तो ऐसे कई बार अर्थव्यवस्था ना खर्चे पे चलता है, ये नहीं कि हम कहते हैं सरकार खूब सारा टैक्स लगा दे तो अर्थव्यवस्था, नहीं, ऐसे में डिमांड कहाँ होगी। एक वस्तु अगर मैंने ये खरीद कर लिया है तो इसको खरीदने में ये पैसा कहाँ तक गया, दुकान पे गया, दुकान के बाद ये कहाँ गया, फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे थे वहां गया, फिर वहां से कई लोगों के पास गया। तो सरकार जब पैसे देती है या किसी भी तरीके से खर्च करती है तो ये मान के चलिए कि वो घूम कर अर्थव्यवस्था में आ जाता है, और खासकर जब गरीबों में खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि उनकी उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी और एमपीसी की जो बात की थी उनकी ज्यादा होती है, इसीलिए जब भी एमपीसी ज्यादा हो अर्थव्यवस्था में तो इनकम ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, कई लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है, वो सोचते हैं कि सरकार ही फ्री में क्यों बांट रही है तो वो पैसा अगर फ्री में बांट भी रही है तो पैसा इकोनॉमी में आकर वो इंडस्ट्रीज को फायदा दे रहा है, बस ये लॉन्ग रन में दे रहा है। जब हम इंडस्ट्री को देते हैं तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट करके आ जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि वो तो तेज है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। इसके बाद इसके अलावा इसमें मैं और कुछ नहीं बता रहा, के की वैल्यू वाला मैंने, हाँ एक चीज और रह गया था, सी की वैल्यू है 300 + 0.8y,
तो ऐसे में देखिए कि y बराबर c प्लस आई, c की वैल्यू इस तरीके का जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जिसको ऑलरेडी आता है वही कर पाएगा, हालांकि ये है। अब देखिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है y बराबर क्या होता है, c प्लस आई होता है, तो c की वैल्यू ये रख दीजिए, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ y में से जब आप करेंगे तो 1.00 में से 0.8 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.2y हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से करेंगे आप, तो उसके बाद ये बराबर ये दिया हुआ है, जैसे कि 300 है, ये इन्वेस्टमेंट 700 है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। करके देख लीजिएगा, मैंने सपोर्टिंग मटेरियल का एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन ये, एक एमपीसी का और एक क्वेश्चन आपका जो भी मैंने बताया है लॉन्ग क्वेश्चन में 101% आपके पेपर में मिलेगा। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ आने की संभावना नहीं है। अब इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो है बजट। इस बजट वाले में 6 मार्क्स हमारे पास, और ये ध्यान रखिए बजट प्राप्तियां हैं, और इसके बाद जो है जो हमारे पास बजट जो है इसकी रिसिप्ट्स है, एक्सपेंडिचर है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, केवल शॉर्टकट में ये है कि राजस्व की है और पूंजीगत है, यानी कि एक तो जिसको हम कहते हैं फिस्कल वर्ड यूज हो रहा है और एक हमारे कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है। तो जब भी कैपिटल वर्ड लगा है तो वो क्या होता है, ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। कैपिटल रिसिप्ट है ना, तो कैपिटल रिसिप्ट मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने कहीं से उधार ले लिया है तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ेंगी, हमारी देनदारियां यानी कि बढ़ जाएंगी, और दूसरी बात हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी कैपिटल रिसिप्ट होता है तो इसके वर्ड को हम यही ध्यान रखते हैं, और जबकि राजस्व वाला जब होता है तो उसमें देनदारियां नहीं बढ़ती, ना ही कोई असेट बढ़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इसके बाद इसमें आता है महत्व बताइए, जैसे एक क्वेश्चन 3 नंबर का 101% राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा बढ़ने से क्या है। राजकोषीय घाटा क्या है, उधार रहित, यानी कि जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और ये कैसे हो रहा है, इसको हम जब निकालते हैं तो इससे पता चलता है कि सरकार कितने रुपए उधार ले रही है। प्राथमिक घाटा क्या है, उधार जो राजकोषीय हमारा जो आया है प्राथमिक घाटा, वो राजकोषीय घाटा आया है, उसमें से ब्याज को अगर माइनस कर दें इंटरेस्ट, तो प्राथमिक घाटा है। अगर प्राथमिक घाटा 0 हो गया तो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था ब्याज देने के लिए भी कर्ज ले रही है। तो ये इससे ये पता चलता है, और इससे सरकार पे बर्डन का पता चलता है। ये सब चीजें हैं, शॉर्टकट में है ना। टाइम मुझे जल्दी से जल्दी करना है। अब देखिए इसके बाद अगले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि नम्न विनिमय दर, है ना। देखिए जो विनिमय दर है, बैंक रेट है, उनको कैसे हम करते हैं, तो इसको आप समझिएगा बिल्कुल शॉर्टकट में। ये और ये है। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट है, ये है ना, एक तरफ डॉलर है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि विनिमय दर है। उसका कैसे होगा, विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति है, ये डीडी है, ये एसएस है। अगर मान लेते हैं विदेशी की मांग बढ़ जाए तो ऐसे लाइन ऊपर बढ़ा दीजिएगा, तो ये ऐसा हो गया, यानी कि डॉलर महंगा हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। क्लियर। अगर कोई कहे कि सप्लाई भी बढ़ जाए इसी हिसाब से बराबर, तो ये लीजिए, ऐसे किया तो कीमत नहीं बढ़ेगी। अगर सप्लाई कम बढ़े तो देखिए कीमत बढ़ गया। तो इस तरीके से इसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल रेट। एक तो गोल्ड से हम कैलकुलेट करते हो अलग होता है, ये फ्लेक्सिबल है ना। इसके बाद अगले चैप्टर में हमारे पास देखिए कि 3 यूनिट्स में है, पहले 3 चैप्टर है वो हमारे, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं, आप उसको वहां पे नोट्स में भी देख लीजिएगा। मैं केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें सॉल्व तो नहीं करूंगा, केवल बता देता हूं और उसका हल्का फुल्का आंसर भी दे दूंगा। अगर किसी को नहीं आता तो कंफ्यूज नहीं होगा। आप 1 डे बिफोर के साथ उन 2 वीडियोज को जरूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो अभी अपलोड किया है, क्योंकि पहला चैप्टर 12 मार्क्स का है, और इसमें हमारे पास चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। तो क्या अंग्रेजों ने हमें क्या दिया, रेलवे दिया, अंग्रेजों ने हमें डाक दिया, अंग्रेजों ने हमें कुछ सुविधाएं और भी दे दी, है ना। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना उन्होंने सिखाया, भारत को एक कंबाइंड करके दिया, अदरवाइज नहीं तो कोई अपने आप को यूपी नरेश, मथुरा वासी, कोई वृंदावन वासी कह रहे होते, कोई अवध निवासी कह रहे होते, तो एक दिक्कत हो जाती। तो इन चीजों को कंट्रोल किया। अब इसके बाद अगला जो है उसमें भारतीय कृषि की जो क्या समस्याएं रही है, तो भारत की कृषि को एक चीज समझना है कि भारत की एग्रीकल्चर मानसून के साथ जुआ रहा, उसके साथ हमारे जो टेक्नोलॉजी को किसानों ने इस्तेमाल नहीं किया, हमारे पास साधन कम थे, किसान ऋणग्रस्त थे, यानी कि पैसे में कर्ज में दबे हुए थे। तो
तो ये सब इनके प्रॉब्लम्स थे। इनकी सामाजिक समस्याएं भी थी, साख की कमी थी और अशिक्षा वगैरह थी। अब इसको दूर करने के लिए हरित क्रांति का इंपॉर्टेंस आता है, हरित क्रांति की असफलता भी आती है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिए। हरित क्रांति ने जो किया वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में सीमित रह गया। वो क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ के किसान थोड़े पढ़े लिखे समझदार थे, बाकी राज्यों के किसान जो कम पढ़े लिखे थे उन्होंने इसका फायदा ही नहीं उठाया। यहाँ तक कि सरकारी मंडियां यहाँ पे हैं आज भी, जबकि कई राज्यों में अगर आप बात करें यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब को छोड़ दें तो वहां पे है ही नहीं। उनको यही नहीं पता चलता कि किसान आंदोलन ये कर क्यों रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने उस चीज का फायदा ही नहीं उठाया आज तक। ऐसे में हाई यील्डेड वैरायटी HYV जो बीज है वो किस तरीके से मिलना चाहिए, कैसे कैसे किसानों को मिले, कौन कौन सी सरकार सुविधाएं दे। अब कर्ज भी देती है सरकार तो किसान सोचते हैं कि माफी कर दिया जाए, है ना। तो ये सब चीजें उनकी दलील है कि कॉरपोरेट को तुम लाखों करोड़ों में बांट रहे हो तो हमें क्यों नहीं। तो सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है कि सरकार अगर पैसे कहीं पे भी देती है तो वो पैसा खुल के फिर से कहाँ आ जाता है, इकोनॉमी के अंदर आ जाता है ना। लेकिन उसमें ये भी नहीं है कि मेथड गलत चलना चाहिए, जिससे ये रहे कि कोई भी व्यक्ति बेईमान हो जाए कि मुझे कर्ज लौटाना ही नहीं, इसलिए वो कर्ज लेने लग जाए। अब जो है किसानों को सहायता की जरूरत है। अब इसके बाद इसमें क्या है, भारत की जो 1956 की नीति थी, है ना, औद्योगिक क्रांति, उस समय हम ज्यादातर सरकारीकरण कर रहे थे, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश की थी, जबकि हम पाकिस्तान की भी मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन चाइना जो है वहां पे क्या है, सरकारी चीजों का बागडोर ज्यादा है। वो एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये दोनों को चीजों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे प्राइवेट और सेक्टर की होल्ड होती है। हमारे देश में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही रहते ताकि बैलेंस बना रहे, कोई तानाशाही ना हो, लाभ बना कमाने की भावना ज्यादा होती है किसमें, कॉर्पोरेट में, तो उस पर अंकुश भी हम लगा सके। तो इस तरीके से जो है लघु उद्योगों की क्या भूमिका है, ये समझिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र एक तरह से बैलेंस बना रहा है। एक प्राइवेट कंपनी से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जन कल्याण करेगा। अगर हमने सरकारी मंडियों की, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कि अगर सरकारी मंडियों की जगह प्राइवेट मंडियों को दे दिया जाए तो वो तो कमाने के लिए, कभी जब उनको माल खरीदना होगा रेट गिरा देंगे, जब बेचना होगा तो उसकी बहुत बढ़ा देंगे, जबकि सरकार को मतलब नहीं रहता इन चीजों से। तो वही चीज का डर है जिस चीज के लिए वो लोग खड़े हैं मैदान में। तो ऐसे में सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है ना। और बेशक कंपनी को कम, सरकार को लाभ नहीं होता ज्यादा, लेकिन फिर भी कई कंपनियां सरकारी लाभ भी देती हैं, जैसे रेलवे है और भी है, बंदरगाह वगैरह, हालांकि बेचे जा रहे हैं फिर भी। अब देखिए इसके बाद एक आयात प्रतिस्थापन है, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम मान लो विदेशों से होंडा कर रहे थे, तो वही टेक्निक, वही चीजें हम अपने देश में टोंडा नाम से बनाने लग गए, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोलगेट की जगह बोलगेट बनाने लग गए, है ना। तो इस तरीके से जो क्वालिटी वही हो और उस चीज को हम बढ़ाने लग गए, इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, है ना, और देश में रोजगार भी बढ़ेगा। अब दो क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, है ना। हमारे जो आर्किटेक्ट ऑफ प्लान जो है, ये हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, और योजना के जो जनक कहलाते हैं वो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मैं ये दोनों ही वीडियो में कह रहा हूँ, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, महालनोबिस जी के ही जन्म पे। हरित क्रांति जो है नई कृषि नीति के नाम से जानी जाती है, और 1965-75 जो है ये पहला चरण था इसका, हरित क्रांति का। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली की 7 हमारी योजना है शुरुआत की, वो किस पे आधारित थी, यही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम अपने देश में बनाने लग जाए। और इस तरीके से सरकार ने, देश ने काफी ग्रोथ भी किया। अब इसके बाद जो है इसमें लघु उद्योगों का एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये आय का बहुत बढ़िया जरिया होता है, क्योंकि इन पे बहुत बड़ी तो टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन ये छोटे छोटे घरों में कुछ 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट का है हमारा ये लघु उद्योग, है ना। कॉटेज इंडस्ट्री में तो घर के ही कुछ लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो इससे रोजगार सृजन होता है, इनकम भी होती है। अगर सरकार बेशक उसका नाम स्टार्टअप और ये करके कुछ भी कर दे, लेकिन वो अगर जो लिमिटेशन दायरा है वो घट जाए,
तो उससे लोगों में बेरोजगारी होती है। वही कारण है कि आज देश में बेरोजगारी ज्यादा हो रही है और पता नहीं चल रहा कि एक अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि अब क्वेश्चन में कई बार ये आ जाता है कि आप अपनी सुझाव दीजिए, तो सुझाव में आप क्या देंगे? सुझाव में आप यही बताएंगे कि हम इनके लिए इनको प्रमोट करेंगे, इनको कुछ सब्सिडी देंगे, इनको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, इनको हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब काम तो सरकार कर सकती है ना। तो इस काम में कोई ज्यादा बर्डन भी नहीं आता सरकार को, तो ये सब काम किए जा सकते हैं। इसकी ये 3 समस्याएं दूर करने के, और किसानों की फसल सही रेट पे खरीद ली जाए। अब कुछ चीजों को आप समझिए। कई बार मैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री में कई अंकिल टाइप के लोग आ गए हैं आजकल, वो अलग अलग तरह की बातें करने लगे। जो इकोनॉमिक्स को बहुत ढंग से पढ़ेगा वो समझेगा कि इकोनॉमिक्स में आजकल केस स्टडी क्यों आ रहा है। केस स्टडी इसलिए आता है कि केस स्टडी से पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी है। 1991 के आसपास लगभग हमारे पास जो है 1991 के आसपास हमारे देश की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। हमें अपने 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब ये समझिए 47 टन हमने सोना गिरवी रखा, ठीक है जी। और हमारे पास 1.1 यूएसडी बिलियन, इतने बिलियन डॉलर मिनिमम लेवल पे पहुंच गया था क्या? यूएस डॉलर का विदेशी पूंजी भंडार। अब समझिए कब? 1991 में। हालांकि किताब में 1990 का दे रखा है और 1990 का इन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा वो भी, है ना, 6 बिलियन के आसपास था उसके बाद। लेकिन वो एकाएक गिरते गिरते कहां हो गया, है ना, 6 बिलियन डॉलर था। ये गिरते गिरते हो गया 1.8। अब देखिए 2014 में, है ना, ये पूरे जब हमने 1991 में क्या किया? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये नीति हमने ओपन किया अपने आप में देश में। कब? 1991 में। यही हमारा देश पीछे हो गया। जिस काम को हम 10 साल पहले और कर सकते थे, जो कि चाइना ने 1956 में किया, 1965 में किया, है ना। आगे मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा, हालांकि मुझे तो लगता वही है 1958 या कुछ ऐसा ही है कि जो चाइना ने किया हमने किया जाकर, और पाकिस्तान ने हमसे पहले कर लिया था, है ना। पाकिस्तान ने जो किया वो 1986 में कर लिया था, है ना, तो 1988 में कर लिया था। और इसका जो चाइना ने किया वो 1958 में। आप समझिए 1958 हमने किया, 1991 और चाइना पाकिस्तान ने कर लिया 1988। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में भी चला गया, क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए, कॉर्पोरेट को क्या चाहिए, बाहर की कंपनियों को क्या चाहिए, ऐसा देश जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो, पॉपुलेशन हो, डिमांड हो, तो वो देश था भारत। लेकिन भारत से पहले कर लिया किसने? पाकिस्तान ने। अब ऐसे में, और चाइना ने तो पहले ओपन डोर सिस्टम किया हुआ था, लेकिन चाइना में क्या थी? मोनोपोली थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इस कारण से ओपन वन डोर सिस्टम के बावजूद भी बहुत ग्रोथ कर रहा था। लेकिन उसने जो क्या किया कि उसने एक नीति बनाई। उस नीति को जो है ये कहते हैं कि हर घर में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, हाँ GLF, है ना, ये किया। मतलब घर है, घर के आंगन में ही आप कहीं और कोई ना कोई इंडस्ट्री लगा दीजिए, सरकार इसमें आपकी मदद कर रही थी। तो जो काम वो 1958 में करने लगे, हमने जब किया तो देश का ग्रोथ देखिए। हमारा जो देश का जो है 2000 अगर हम बात करें 14 के आसपास, तो 1991 से 2014 में ये हम 321 यूएस डॉलर पे आ गए। आप समझिए कितना ग्रोथ, देखा जाए 300 गुना, यानी कि 300, ये कितना % देश का ग्रोथ हुआ। शुक्र है उस समय व्हाट्सएप इंडस्ट्री नहीं थी, नहीं तो इतने आज 2014 से 2024 में हम 600 को क्रॉस कर रहे हैं और फिर गिर रहे हैं, अभी 500 समथिंग है, 584 यूएस डॉलर है। आप समझिए कि 2014 से 2024 में ये ग्रोथ हमारे पास यूएस तो विदेशी मुद्रा भंडार है वो डबल नहीं कर पाए हम, है ना, फिर भी लेकिन इतना हो रहा है। हाँ, लेकिन हर बार नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब नया रिकॉर्ड तो कब से बन रहा है? यहीं से बन रहा है, क्योंकि देश में विदेशी मुद्रा तो भंडार था नहीं। तो बढ़ते बढ़ते आप देखिए इतना % 300 गुना कहां, 1.1 से लेकर यहां तक का सफर 2014 में लगभग 20-25 साल में हुआ। लेकिन उस चीज को लेकर इतना महिमागान कभी नहीं होता था, क्योंकि ना तो व्हाट्सएप, ना तो कोई सोशल मीडिया, ना ये प्रोपेगेंडा। तो आज की तारीख में जब दुकान हम बनाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं, लेकिन
जब एक बार दुकान हमारे चल पड़ती है तो देश आगे तरक्की करने लगता है। तो वही हालत देश की है। 1991 में जो हमने पॉलिसी अपनाई हमारी इतनी सटीक बैठी कि उसके बाद से देश का ग्रोथ हो ही रहा है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहे, कोई भी रहे। हाँ, ट्रैक से उतर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमने कई बार अगर मान लेते सपोज करिए कि एक देश में 5 इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़े हैं, तो उनके पैरेलल 5 देश को चाहिए और खड़ा कर दे ताकि उस 5 की मोनोपोली ना हो। पता चला कि अदानी, अंबानी और टाटा और बिरला 4 कंपनियों ने अगर बहुत ज्यादा तानाशाही कर दी तो छोटी छोटी कंपनियों को क्या करेंगे, जॉब वर्कर बना देंगे। इसीलिए हमारे देश के 2.5 लाख लोग अभी बाहर विदेशों में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो अगर वो इनकम उनको नहीं मिल रहा। ये पेन है, वो विदेशी, वो बड़ी कंपनी चाहती है कि मैं उनको बनाकर 10 रुपए में दे दूं और वो इसमें अपना ब्रांड लगाकर 25 में बेच ले, तो कमाई कहां चली गई, उस बड़ी कंपनी पे चली गई। छोटी कंपनी को क्या मिला, छोटी कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार का रोल बन जाता है कि उन सब में बैलेंस तैयार करे। अगर ये सब बैलेंस हो पाता है तो इकोनॉमी, ये सब मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि केस स्टडीज हमेशा डेप्थ के अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। वो अगर आप कर पाएंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है विदेशी, ये आपकी किताब में भी है। किताब में थोड़ा सा 1990 का था और 2014-15 का था। मैंने इसको थोड़ा सा एडवांस करके आपको बता दिया कि ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। और इसके बाद आर्थिक सुधार में इसमें तीनों में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं कि दोनों तीनों जो हमने किया, तो आखिर सरकार ने ये हम पाकिस्तान से पीछे क्यों हो गए, क्योंकि भारत का ये दौर था जिस दौर में हमारे देश में कंप्यूटर का विरोध हो रहा था, है ना। हमें आज भी याद है कि लोग आ जाते थे, कहते थे ये नहीं करना, ये विदेशी है, ये स्वदेशी है, ये HIV बीज हमें इस्तेमाल नहीं करना, इससे कैंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए हो रहा है, पेस्टिसाइड्स लेकिन यूज कर रहे हैं। अब अकाल और भूख से मरने से तो अच्छा है कि भाई आज अगर उद्योग है, उत्पादन तो हो ही रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि जो जितना भी विकास हुआ है उन चीजों के लिए कारण यही रहा है कि हमने देर की है। हमारे देश में कंप्यूटर से लेकर पता नहीं क्या क्या चीजों का भी हमने विरोध करना चालू किया था और बहुत लंबी जुलूस निकला करती थी। उन चीजों के कारण हमारे देश का ग्रोथ रुक गया। अदरवाइज अगर हमने 10 साल और पहले माना होता, मान लिया होता, ये सब चीजें 1991 की पॉलिसी लाए होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इतना भी है कि इससे देखिए रोजगार में वृद्धि हुई, तकनीक का विकास हुआ, है ना, निर्यात हमारे बड़े हैं, आयात भी बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो आयात भी, क्योंकि हमें कई चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही होगा। फिर लेकिन नकारात्मक प्रभाव ये हो गया कि हम मनी माइंडेड होते चले गए। हमारे पास ये भी है कि लाभान्वित प्रॉफिट वाला हम आजकल पैकेज देखने लग गए हैं, है ना। उसके बाद कृषि को जो क्या चाहिए हमें, कृषि को हमने दूध देने वाली गाय समझ लिया, उसके हमने जो प्रोडक्ट है वो खरीद लिया सस्ते में और हम उसका प्रोसेस करके हम सोच रहे महंगा बेच ले। पॉपकॉर्न हम महंगा बेच ले लेकिन मक्का हमें सस्ता चाहिए। तो ये सब चीजें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि उनका काम है एनवायरमेंट से कोई लेना देना, उनका काम तो प्रॉफिट करना है। तो ये सब एलपीजी की कमियां, नकारात्मक प्रभाव भी है। आपको कई आकलन भी आते हैं कि आप इसमें अपने सुझाव दीजिए। फिर धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी उसमें कमी आ जाएगी। तो आप समझिएगा कि जो चीजें मैंने ये बताए हैं, इस चीज के डेटा को आप समझेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने आंसर को समझ कर लिख पाएंगे। अब जो मानव पूंजी निर्माण है, इसमें शिक्षा का बहुत अहम रोल है। इसमें 2 चीजें याद रखिएगा, एजुकेशन एंड हेल्थ, है ना। और आप एक चीज मैं ये भी कह रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने नोट्स इसके दे रखे हैं, तो इसलिए मैं इसका केवल क्वेश्चन बता रहा हूं कि अब 10 लाख जो है प्रारंभिक शिक्षा में आप जरा ध्यान दीजिए कि हम ये भी कहने लग गए आजकल। कई बार मैं जब देखता हूँ कई अलग अलग व्हाट्सएप पे खबरें फैली होती है कि आज देश में ये हुआ, जबकि अगर आज देश में एजुकेशन का लेवल नहीं रहा होता, है ना, साक्षरता अभियान से लोगों को साक्षर नहीं किए गए होते, तो हो सकता है उनके बच्चे और साक्षर नहीं बनते। देश ने बहुत ज्यादा खर्च किया है। देश में जब हमारी बात, हम अगले चैप्टर में आएंगे कि भुगतान शेष हमारा बीओपी क्यों नेगेटिव है। हमारे पास इंफ्रा नहीं था, सड़कें नहीं थी, अंग्रेजों ने हमें खोखला करके भेजा था, जो हमने पहले चैप्टर में अभी थोड़ा सा छोड़ा है ना। कुछ भी नहीं था इंफ्रा के नाम पे, है ना, केवल रेल और ये सब चीजें थी, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड थी। तो सरकार ने उस पर काम किया। प्राइमरी में अगर ये कहें कि 2.23 लाख थे, है ना, तो उसको 10 लाख से ऊपर ले गए वो, है ना। 10-11 में बढ़कर वो 12.96 लाख हो गई प्राइमरी, और यानी कि 10-10 लाख स्कूल बनाना, आप सोचिए मायने रखता है। आज हम एक 5 साल की बात कर ले, पिछले 5 साल में तो देखिए देश में कितने स्कूल बने हैं, कितनी उसकी इंडस्ट्री लगी हैं केवल, है ना। मिड डे मील्स योजना 19, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो मिड डे मील योजना 95 में चालू की गई। 1991 में प्राथमिक शिक्षा का था,
उसके बाद 2000 में जो मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान किया गया, उसके बाद 2009 में, है ना, मुफ्त शिक्षा, उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार मिला, 2000 सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। तो ये सब माध्यमिक शिक्षा में 7400 विद्यालय थे ओनली, है ना, जो कि उनकी संख्या 2009 में जाकर 2 लाख के आसपास हो गई। तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा इंफ्रा पे यहाँ खर्च किया जा रहा था। अगर देश ने उस समय ये खर्च नहीं किया होता तो एजुकेशन में आज जो भाषण दे रहे हैं, टीवी पे बैठकर स्पीच में बोलते हैं कि देश में ये हो गया, अब हुआ, पहले नहीं हुआ, तो वो पढ़े लिखे ही नहीं होते, है ना। तो इस चीज को समझना है। एनसीईआरटी, एनवीएस और बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप इसरो है ना, इग्नू है, ये सब चीजों की स्थापना की गई बहुत लंबे विजन में। भारत और पाकिस्तान में यही डिफरेंस है कि पाकिस्तान अनस्टेबिलिटी, अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, वहां अनस्टेबिलिटी थी, वहां इतने अच्छे विजन नहीं थे, जबकि भारत के लीडरशिप चाहे कोई भी बना, यहाँ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने, बेशक भ्रष्टाचार धीरे धीरे आता चला गया, लेकिन काम बहुत ज्यादा हुआ है देश में, और अच्छा हो सकता है, हमेशा सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। आज जो भी है, आगे और अच्छी सुधार की गुंजाइश होगी, तो ये बनी रहती, लेकिन फिर भी काम में कमी हो ऐसा नहीं है, तभी हमने ग्रोथ को मेंटेन किया है ना। इसी में जब आपका पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका आप बताइए और उसमें भारत का क्या रोल है, कितना रोल है ना, और इसमें आप अपने भी सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद है ग्रामीण विकास, इसमें नाबार्ड के ऊपर जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पर टिप्पणी करने को आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, है ना, तो ये ध्यान लीजिए। इसके बाद नीति का मैंने पहले बता दिया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। उसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, कृषि विपणन, सब ध्यान रखिए। इस पे एक एक क्वेश्चन की जो है, इसमें क्या है, संग्रहण करना, यानी कि उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको प्रसंस्करण करना, पैकिंग करना, है ना, भंडार मतलब कि स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन, ये सब चीजें इसमें शामिल है। और इसकी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, अगर इसमें बिचौलिए हैं इनकी संख्या को कम किया जाए। विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया, मंडियों की स्थापना, जैसे कहा ना, अब मंडियों को ही प्राइवेट के हाथ में देने की कोशिश हो रही है। पहले इसी को हम कह रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं कि ये स्थापना की, बहुत अच्छा किया था, है ना। तो उससे क्या है कि उसकी अगर स्थिति खराब है, वहां पे सुविधाएं कम है, तो सरकार को चाहिए वहां सुविधाओं पे खर्च करे, बजाय इसका कि कुछ चीजों को प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो अनाज महंगा। जैसे आज फूड इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि 5 रुपए केजी टमाटर किसान वही 2 महीने पहले सड़कों पे फेंकता है और उसी के 2 महीने बाद वो 80 रुपए बिकता है, यानी कि बीच में उसकी होल्डिंग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट ने की है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की नीतियों का काम होता है। अदरवाइज नहीं तो अगर सारा चीज प्राइवेट के होल्ड में चला जाएगा तो अपने हिसाब से उन चीजों को क्या करेंगे, उसको डाइवर्स। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन को वर्ड आप समझिए, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या है। किसान के कर्जदार होने का कारण ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कभी एग्रीकल्चर हो, कभी उसके साथ फिशिंग का काम सिखा दिया जाए, कभी उसको हॉर्टिकल्चर है, कभी वेजिटेबल्स है, तो 50 तरह के काम करने से किसानों को फायदा होगा। तो ये चीज उसको बांट कर मछली पालन है, मधुमक्खी पालन, बागवानी, ये सब किया जा सकता है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैविक खेती, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैविक खेती, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें यह है कि फसल बहुत लंबा टिकाऊ नहीं होता, है ना, लेकिन हम कंपोस्ट वगैरह का यूज करते हैं, हमारे खर्चे इसको करने में शुरुआत की, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है ना, लेकिन लंबे टाइम तक फसल नहीं रहता है। इसके बाद जो है इसमें और कुछ खास नहीं है। आरआरबी है, सरकार ने आरआरबी के माध्यम से किसानों को साख दिया है। जैविक खेती के लाभ हो गए, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसके बाद सहभागिता की दर है, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन रेट। इसमें कुल कार्यबल हो, यानी कि वर्क फोर्स बटे में पॉपुलेशन इंटू 100 होता है, फार्मूले पे निकल जाता है। बेरोजगारी का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है कि आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट, अगर मैं बात करूं कि टाटा की कंपनी में अगर 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, अंबानी की कंपनी में अगर 2 लाख काम कर रहे हैं, वहीं अदानी भी अब वर्ल्ड का सबसे टॉप हो गया, लेकिन उसके यहाँ 25-26 हजार लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके का बिजनेस देश में करें, रोजगार बने। कॉर्पोरेट को चाहिए कि छोटे छोटे कॉर्पोरेट को सरकार प्रमोट करे, छोटे छोटे कॉर्पोरेट को, ताकि वो भी पैरेलल खड़े रहे। केवल 5 बड़े बड़े पूंजीपति ना रहे। वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट, उनका हाईटेक बिजनेस क्या करेगा, दूसरे को रोजगार उत्पन्न नहीं होने देगा। तो सरकार को फिर चाहिए ट्रेनिंग दे, स्किल दे लोगों को, जैसी डिमांड है वर्ल्ड में उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए,
जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। अब देखिए जनसंख्या को अगर मान लेते हैं हमने सीए के माध्यम से बाहर से विदेशों से बच्चे आ जाएंगे तो ठीक है, 1.5 लाख अगर उनके कम होंगे तो साफ सी बात है उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। 1.5 करोड़ भी अगर कम हो गए उनके तो, और 1.5 करोड़ हमारे में बढ़ गए, यानी कि नीचे बटे में पॉपुलेशन होता है तो हमारा पर कैपिटा गिर जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि पहले देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त पहले करे, है ना, जिन्होंने देश पे पहले से भरोसा किया है, जिनको हर साल उम्मीद रहती है कि सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए करेगी। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी पॉलिसी का वो है, लेकिन हाँ एक तर्कात्मक अध्ययन है कि अगर हमारे देश में 2 करोड़ भी लोग और आ जाते हैं तो 2 करोड़ डिवाइड हो गए तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज की वैसे बहुत कमियां हैं। इसके बाद है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले बता चुका हूं, ये 10th के वीडियो में भी मेरे खूब अच्छी तरह समझाया हुआ है कि जो विदाउट द कंप्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया विकास धारणीय विकास कहलाता है। इसी में ओजोन क्षय है, O3। ये क्यों होता है? O3 का कारण है क्योंकि वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षय हो रहा है। अब इसके बाद जनांकी के भारत पाकिस्तान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन ये कि भारत जो है क्यों पीछे है, पाकिस्तान हालांकि चल रहा है, लड़खड़ा रहा, भारत चल रहा है, चाइना सरपट भाग रहे। तो इसमें ये मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों 1991 में, चाइना जो हमसे आज़ाद हुआ था 1949 में, 2 साल बाद, लेकिन उसने गति की रफ्तार क्यों पकड़ी? क्योंकि उसने जो काम किया, उसने जो इकोनॉमिक जोन बनाए, उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो मैंने कहा ना, उसके तहत उन्होंने हर किसी घर घर में उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत काम किया उन्होंने। हमने काम करने में देर कर दी। बाकी इसको डेप्थ में आप मेरे पिछले वीडियो को उसको आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है अभी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा कुछ बता दूं और 101% पेपर में वही आएगा जो मैंने अभी बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा हालांकि 1 डे बिफोर का मोटिव एक ही रहा है, आपका क्विक रिवीजन करा दूं पूरे 1 घंटे में। आज तक जितने वीडियोज अभी इस सेशन में दिया है, ये लास्ट वीडियो है और 101% बम्पर, इसका भी सुपर डुपर हिट होगा ये। 100% क्वेश्चन आपके, अगर इस वीडियो को जब आप पेपर से घर से निकले तब भी कान में लीड लगाए सुने, जब रात को थक जाए तो लीड लगाए, सुनते हुए सो जाए, है ना। मेरे वीडियोस में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, आप ध्यान से सुनेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और मैं समझता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो हुए हैं 80% से ज़्यादा हर पेपर में आए और इस पेपर में भी 101% आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। होली की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि 10th के सभी सब्जेक्ट्स और 12th की इंग्लिश और इको, वो मैंने अपने वादे के हिसाब से किया है। बहुत बच्चे मेरे 1 डे बिफोर का इंतजार करते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों में मैं खड़ा उतरूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी तक आपने जो सपोर्ट किया इसके लिए थैंक्स। और आप कोशिश करिए, आपको मैं बार बार कहता हूँ, मुझे दुख होता है कि मेरे वीडियो सभी बच्चों तक पहुँच पाए, क्योंकि एक दिन की बात है, इसके बाद कोई इसे देखता नहीं है। तो 1 डे बिफोर हर बच्चों तक पहुंचे। आप मेरे 4 वीडियो अभी जरूर देखेंगे। एक पिछले साल का 1 डे बिफोर है, ये वाला, और पीछे 2 अभी वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और 10th का आप देख सकते हो, उसमें कुछ टॉपिक्स है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।